एग्ज़ाम का टाइम हो और प्रेशर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब कभी भी एग्ज़ाम आता है तो एक अलग टाइप का मेंटल प्रेशर जो है वह हर एक विद्यार्थियों में ज़रूर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यही तो कुछ प्रेशर हैं जो स्टूडेंट को और भी ज़्यादा मजबूत बनाती हैं और उनके लक्ष्य तक उनको पहुंचाती है। तो इस तरह का प्रेशर होना लाजमी भी है और एक तरीके से फ़ायदेमंद भी है। और कुछ ही दिन का प्रेशर रहता है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत लंबे समय के लिए रहता है, कुछ ही सप्ताह के लिए रहता है या अधिक से अधिक 1 महीने के लिए रहता है। फिर उसके बाद इस प्रेशर से निकलने के बाद, एग्ज़ाम के प्रोसेस से निकलने के बाद तो फिर आराम ही आराम हो जाता है। तो आपने चाहे पूरे महीने रगड़ रगड़ के पढ़ी हो, या आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, या आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हो, हर एक तीनों ही केस में जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आते जाते हैं, या तो एग्ज़ाम की आखिरी रात, कल सुबह एग्ज़ाम होने वाला है और आज की रात, या फिर अंतिम सप्ताह 1 दिन पहले 2 दिन पहले, उन सभी के लिए यह वक्त जो होता है वो बहुत ही खास होता है। चाहे आपने कितना भी क्यों ना पढ़ लिया हो या आपने बिल्कुल ही ना पढ़ा हो, सबके लिए ये वक्त जो होता है, लास्ट टाइम जो होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि यह लास्ट टाइम ही जो होता है वही सारी चीज़ों का खेल जो है वह बनाता है और बिगाड़ता है। आपने पूरी महीने पढ़ाई की हो और लास्ट टाइम में अगर आप सही ढंग से रिवीजन ना कर पाए तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। या फिर आपने बिल्कुल ही ना पढ़ाई की हो और अगर आपने लास्ट समय में कुछ ढंग से पढ़ लिया तो सारा खेल बन जाता है। तो इन तीनों केसेस में मैं बात करूंगा आज इस वीडियो में कि किस प्रकार से अंतिम समय में आपके एग्ज़ाम सर पर हों, कल होने वाले हों, 1 सप्ताह के अंदर में होने वाले हों, तो आपको अपना क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए कि आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएँ। तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अंत में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा जो कि बहुत ही काम का टिप है, और ये सारी बातें जो हैं वह एक्सपीरियंस से, मेरी खुद की एक्सपीरियंस के साथ साथ और भी जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के एक्सपीरियंस से ये बातें जो है वह कहीं ना कहीं निकल कर आई हुई हैं। पढ़ी हुई बातें या फिर सुनी सुनाई हुई बातें नहीं हैं, ये बिल्कुल ट्राई किया हुआ मेथड है। बेसिकली क्या होता है कि सही ढंग से रिवीजन ना कर पाना, और जिन लोगों ने बिल्कुल ही ना पढ़ा हो वह लोग अंत में टाइम को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पढ़े हुए या फिर बिल्कुल ना पढ़े हुए दोनों की स्थिति जो है वह एग्ज़ाम के वक्त में एक बराबर हो जाती है। यहाँ पर हम जिस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वह कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है, वह आपके बोर्ड का, यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर या फिर अर्ली एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे तो ईयरली एग्ज़ाम में हमारे पास जो क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं वह हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन होता है जो कि हमारा थ्योरेटिकल होता है, मतलब लॉन्ग लार्ज हमें लिखने होते हैं, लंबे चौड़े चीज़ हमें लिखने होते हैं, डिस्क्राइब करने होते हैं उस तरीके के। और दूसरा जो हमारा होता है वह ऑब्जेक्टिव होता है। तो 2 टाइप्स के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन पैटर्न को डिवाइड कर दिया। एक क्वेश्चन जो है उसमें हमें ज़्यादा लिखना है और अगला क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो लास्ट टाइम पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पर इसको पकड़ने के लिए या फिर इसको पढ़ने के लिए हम लोग फोकस नहीं करेंगे। आपको किस पर फोकस करना है? आपको फोकस करना है इन पर, थ्योरी पर, लॉन्ग पर, इन पर आपको फोकस करना है। अब इनको पकड़ने के साथ साथ जब आप इसको फोकस कर लेंगे, जब आप इसकी तैयारी करने लगेंगे तो इसकी तैयारी जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ से निकल कर चली जाएगी। ये बात आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो इस बात को आप समझ जाइए। इसकी तैयारी आप डायरेक्ट करते हैं तो इसकी तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी, लेकिन इसकी तैयारी अगर आप करते हैं तो इसकी तैयारी जो है वो ऑटोमेटिक इसके साथ ही हो जाएगी। तो किस पर ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है लॉन्ग क्वेश्चन पर, लंबे क्वेश्चन पर। ऑब्जेक्टिव जो है वो उसके साथ साथ ऑटोमेटिक हो जाएंगे। लास्ट टाइम के एग्जाम के प्रिपरेशन के
वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास आपका सिलेबस बिल्कुल सामने होना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यह बात। आपका सिलेबस आपके सामने है, जैसे कि मान लेता हूँ आपके सिलेबस आपने रखा और उसमें यूनिट 1, यूनिट 2 और भी यूनिट के हिसाब से आपका सिलेबस जो है वो डिवाइड है। अब आपने इसमें पहले यूनिट में आपने देखा तो पहले यूनिट में आपके मान लेता हूँ कि 4-5 टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ डायोड लिख दिया है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर लिख दिया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। यूनिट 2 में मान लेता हूँ लिखा हुआ है मोटर, फिर लिखा हुआ है जनरेटर, ठीक है। इस प्रकार से आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, आपने अपने सिलेबस को सामने में रख लिया। अब आप क्या करेंगे, आपने जैसे ही इस टॉपिक को देखा डायोड, ठीक है, तो आप डायोड के बारे में जो भी आपके पास नोट्स वगैरह अवेलेबल है उसके बारे में आप पढ़ना शुरू करेंगे। अब पढ़ने का तरीका के लिए मैं आपको एक डेमो के माध्यम से एक तरीका से आपको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ज़रा ध्यान देंगे कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पर और फिर हम लोग वहाँ पर बात करते हैं। तो ये एक पैसेज है, एक ऐसे है जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप इसको 2 मिनट के लिए पढ़ेंगे। मैं भी इसको पढ़कर बोल देता हूँ, आप भी इसको पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज अ फेमस नेम इन द होल वर्ल्ड। ही इज काउंटेड अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द 21st century. Even more, he becomes the 11th president of India and served his country. He was the most valued person of the country as his contribution as a scientist and as a president is beyond compare. Apart from that, his contribution to the ISRO, Indian Space Research Organization, is remarkable. He headed many projects that contributed to the society. Also, he was the one who helped in the development of Agni and Prithvi missiles. For his involvement in the nuclear power in India, development of missiles that goes by the name Agni and Prithvi, he was known as Missile Man of India, and due to his contribution to the country, the government awarded him with the highest civilian award. अब मैं इसको आपके स्क्रीन से हटा देता हूँ, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने पढ़ लिया इस ऐसे को, अब मैं आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछता हूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाई कॉल्ड या वाई ही गॉट अ नेम एज ए मिसाइल मैन। तो अब आप यहाँ पर थोड़े सोच में पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ा था। आपने एक ही बार पढ़ा और एक ही बार में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो किसी भी पैसेज को, किसी भी थीम को, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले किस चीज़ का आपको बात जो है वो दिमाग में रखना है, इस चीज़ को समझेंगे। हम लोग यहाँ 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहला थ्योरेटिकल थिंग के बारे में बात करेंगे, पूरा ऐसे लॉन्ग के बारे में बात करेंगे जिसमें पूरी बात लिखी हुई होती है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद डायग्राम वाले थिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल वाले थिंग के बारे में बात करेंगे। बेसिकली 3 टाइप्स के लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, और ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बताया कि इसी से आपका निकल जाएगा। तो जैसे ही हम किसी लॉन्ग पैराग्राफ या लॉन्ग टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, उसमें चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो उसको पढ़ने से पहले, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपको बोला कि यूनिट 1 में मान लीजिए कि डायोड है, तो इस डायोड को पढ़ने से पहले इस डायोड के बारे में आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी नोट्स हैं, आपको तो आपके नोट्स सबसे पहले होने ही चाहिए। नोट्स हो, बुक हो, या फिर इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें आपके पास तो अवेलेबल होनी ही चाहिए अंतिम रात में खास तौर पर। तो आप जब भी इसके बारे में, डायोड के बारे में आपने बुक में खोला और आपने पढ़ना, अपने नोट्स में खोला और आपने पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ना शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें जरूर करनी चाहिए। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपको इस टॉपिक से, इस यूनिट से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर इसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है
तो एक सीधा सीधी चीज़ आप समझेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग आप समझेंगे। 3 चीज़ आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है हाउ, दूसरा आपको याद रखना है वाई, तीसरा आपको याद रखना है एक्सप्लेन, ठीक है, या फिर इसी को मैं कह सकता हूं ब्रीफ। बस इन्हीं 3 चीज को आप अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। अब इन्हीं 3 चीज को आप माइंड में रख के, या फिर आपके पास अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने पैटर्न देख लिया, और उसके बाद आप इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे। जो पैराग्राफ की हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम, उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे। तो अब जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, आपके माइंड में यह क्वेश्चन पहले से रहेगा कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहते हैं। तो आप इस चीज को पढ़ने के दरमियान आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन जो आप पढ़ेंगे उसको क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। आप अपने क्वेश्चन आपके जब दिमाग में रहेगा तो आप उसको क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। तो जैसे ही आप इन बातों को पढ़ते 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 आप जैसे ही यहाँ पर जब पहुँच जाएंगे तो आपका दिमाग जो है वह क्या हो जाएगा, वह तुरंत एक्टिव हो जाएगा, बिल्कुल हाई मोड में एक्टिव हो जाएगा कि अरे यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वह क्या हो रहा है, पकड़ में आना शुरू हो रहा है। और जैसे ही आप एक्टिव हो जाएंगे तो आप यहाँ के दिए हुए कंसेप्ट्स को, अपने टॉपिक के कंसेप्ट्स को तुरंत आपका दिमाग जो है वह रीड कर लेगा और आप इस बात को तुरंत समझ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, अपने मन में एक बार इस बात को खुद ब खुद समझा लेंगे, खुद अपने आप को समझा लेंगे, और आपका दिमाग चूंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा तो आपको आसानी से ये चीज़ जो है वह याद भी हो जाएंगे। तो ऐसे लॉन्ग थिंग को पढ़ने के पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके क्वेश्चन पैटर्न को देख लेना चाहिए। और क्वेश्चन पैटर्न अगर आपके सामने नहीं है तो भी आपको अपने दिमाग में रख लेना चाहिए 3 क्वेश्चन को, वाई, हाउ और एक्सप्लेन। क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चन देखे जाते हैं लॉन्ग में वह इसी प्रकार के देखे जाते हैं। वाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज मेड, वाई डोपिंग इन डायोड और डोपिंग इन प्योर सेमीकंडक्टर, या फिर हाउ का पूछे तो हाउ डायोड आर मेड, या फिर एक्सप्लेन अबाउट द डायोड। ये जो भी आपका रिलेटेड टॉपिक है उन सभी टॉपिक में आपको जनरली इसी प्रकार का प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं कि क्यों, कैसे और उसके बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि आपको किसी थ्योरेटिकल थिंग को या फिर किसी लॉन्ग अगर आप पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट वाले पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, तो आपको किस प्रकार से चीज़ें रखनी चाहिए। और एग्ज़ाम के वक्त में आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम के टाइम में पढ़ाई कर रहे हैं, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इसके पहले आपने जो भी किया, या तो महीनों भर आपने पढ़ा या आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, इस वक्त का जो वक्त है इसको बिल्कुल आपको बर्बाद नहीं करना है, इसको पूरा इफ़ेक्टिव तौर पर आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये वक्त भी अगर बर्बाद हो गया तो फिर कुछ नहीं। और मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर वो भी एग्ज़ाम से पहले पढ़ लें तो भी वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेन थिंग यहीं पर डिपेंड करता है कि आप अपने लास्ट डेज में, आप अपने लास्ट टाइम को किस तरीके से आपने यूटिलाइज किया। तो ये तो एक टाइप के प्रश्न के बारे में हमने बात किया। अब हमारा एक और टाइप का प्रश्न हो सकता है, डायग्राम बनाने से रिलेटेड भी हमारे क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए हमको मिल सकते हैं। तो डायग्राम रिलेटेड वाले क्वेश्चंस के लिए ये मैं एक फ़ोटो लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रिकल के लोग होंगे तो उनको तो यह याद होगा, और आप मानिए कि आपको यह तत्काल के लिए नहीं मालूम है, अगर मालूम भी है तो आपको आपके स्क्रीन पर यह डायग्राम जो है वह दिख रहा होगा। आपने इस डायग्राम को देख लिया। अब आप बताइए, बिना इस डायग्राम को देखे हुए, मैं इस डायग्राम को यहाँ से हटा देता हूँ, बिना इस डायग्राम को देखे हुए बताइए कि आपने डायग्राम में क्या देखा, आपने फिगर में क्या देखा। तो बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में आने लगेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों में नहीं फंसना है, स्टेप वाइज चीज़ों को आपको समझना है। आप जब भी किसी फिगर को देखें तो आप सबसे पहले उसके आकार को देखें, स्ट्रक्चर को देखें।
आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। गोल है, एक गोल, उसके अंदर दूसरा गोल, इसके अंदर तीसरा गोल और इसके अंदर चौथा गोल, यानी कि 4 सर्कल है, सर्कल के अंदर सर्कल है। आपको इस प्रकार से तोड़कर किसी भी फिगर को, किसी भी डायग्राम को देखना है। आपने 4 सर्कल के बारे में आइडिया ले लिया। अब आपने देखा कि अच्छा ये जो सर्कल है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है कि नहीं, खुरदुरा है, गड्ढा गड्ढा बनाया गया है। ये जो सर्कल है उसमें भी थोड़ा सा डिजाइन है। आपने इस चीज को भी एनालाइज कर लिया कि सर्कल किस तरह का है। अब आपने नेक्स्ट एनालाइज किया कि इस सर्कल पर क्या है, कुछ इस प्रकार का चीजें बनी हुई हैं, कुछ इस प्रकार का चीजें बनी हुई हैं, कुछ इस प्रकार की चीजें बनी हुई हैं। अब आपने इस डायग्राम के स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया। तो स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद अब बात आता है इसका नेमिंग। तो नेमिंग के लिए आपको क्या करना है, नेमिंग के लिए सिंपली आपको ध्यान रखना है अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर या राइट से लेफ्ट की ओर। आपको यह पैटर्न तैयार कर लेना है, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर। आपको यह पैटर्न तैयार कर लेना है, सोच लेना है कि मैं किस प्रकार से इसका नेमिंग करूंगा। और उसी क्रम अनुसार अगर मान लीजिए हम अंदर से बाहर की ओर चल रहे हैं तो जो भी हमारा एलिमेंट है उसका 1 नंबर पर मैंने उसका नाम लिख दिया, 2 नंबर पर उसका नाम लिखा, 3 नंबर पर उसका नाम लिखा, 4 नंबर पर उसका नाम लिखा और इसको याद कर लिया। तो फिगर का आप स्ट्रक्चर समझ गए। फिगर का स्ट्रक्चर समझने के बाद आपने उसका एक सिस्टम वाइज नेम याद कर लिया, तो ये भी आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकता है। और एग्जाम के पहले पढ़ा हुआ चीज जो है वह एग्जाम के वक्त काफी अच्छे ढंग से याद भी रहता है। एग्जाम के पहले देखा हुआ चीज जो है वह एग्जाम के वक्त काफी अच्छे ढंग से याद भी रहता है, बल्कि 1 महीना पहले पढ़े हुए चीज तो थोड़े से धूमिल हो जाते हैं दिमाग से। और एग्जाम के वक्त जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग इसी बात पर होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या मुझको आता है, क्या नहीं आता है। आप इन्हीं चीज़ों पर कहीं ना कहीं फोकस कर रहे होते हैं। आपको जो चीज़ आता है उसको बार बार नहीं पढ़ना है, उस पर कॉन्फिडेंस रखना है, उसको एक बार रिवाइज करके बस छोड़ देना है। जो चीज़ नहीं आता और आपको लगता है यह इंपॉर्टेंट है उसको आपको करना है। आसानी से आप कर सकते हैं लास्ट वक्त में। वहीं पर हम न्यूमेरिकल को लेकर बात करें तो न्यूमेरिकल में आपको क्या करना है, जितने फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी मैथमेटिकल थिंग्स को आप बना रहे हैं, किसी भी न्यूमेरिकल को आप बना रहे हैं तो। और फॉर्मूला के अलावा आपको क्या करना है, उसके स्टेप्स बस याद रखने हैं कि कब किस फॉर्मूला को आपको लगाना है। एग्जाम से पहले आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल जो है वह कलम चलाकर नहीं सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि आप कलम चलाकर कैलकुलेट कर इन सभी चीज़ों के आधार पर अगर आप सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपना टाइम को ही कहीं ना कहीं लॉस करेंगे। और आपको अपने अंदर में कॉन्फिडेंस रखना होगा कि मैं एग्जाम में कैलकुलेट जब करूँगा तो वह बिल्कुल सही कैलकुलेट करूँगा। तो आपको फॉर्मूला पर ही फोकस देना चाहिए और उस तरह के क्वेश्चन के सॉल्व करने के पैटर्न पर ही आपको ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन में मैं किस प्रकार का फॉर्मूला लगाऊंगा और कहां पर मैं फॉर्मूला को अप्लाई करूंगा। अब इन 3 तरीके से अगर आपने पढ़ा, आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उसके लिए आपने पूरा चीज़ें पढ़ ली, डायग्राम्स पढ़ा, न्यूमेरिकल्स के लिए आपने चीज़ें की, तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं जो है वह इसी में से निकल कर चला आता है। तो आई होप कि आप इन सभी बातों को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे और आप अपने एग्जाम के लास्ट टाइम को कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस होना बहुत ही जरूरी है, मोटिवेट रहना है आपको। लास्ट टाइम पर आपके पास सारे मटेरियल्स जरूर होने चाहिए। और अगर आप अच्छे दोस्त अपने पास रखे हैं, पढ़े लिखे हुए दोस्त रखे हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है लेकिन आपके दोस्त काफ़ी महीनों से मेहनत कर रहे हैं, तो उन दोस्तों से भी दोस्ती जरूर रखना चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, महीनों से पढ़ रहे हैं, उनको कमज़ोर लोगों से भी दोस्ती जरूर रखना चाहिए। ये कुछ प्रो टिप है, ये प्रो टिप नंबर 1 है और प्रो टिप नंबर 2 भी मैं बताऊंगा। तो प्रो टिप क्या है? पहला प्रो टिप है कि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आपको अपने से अच्छे लड़के से, यानी कि जो महीनों से पढ़ रहा है, इंटेलिजेंट है, जो आपके टॉपर हैं, उनके साथ अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए। और अगर आप पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं,
ठीक है। एक तो आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं तो आपको अपने से बहुत ही अच्छे लड़के से दोस्ती रखनी चाहिए कि वह एग्ज़ाम के पहले आपको कुछ चीज़ें बता सके, कुछ चीज़ें समझा सके। बिल्कुल इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए, हेसिटेट नहीं होना चाहिए। ये हम लोग भी अपने वक्त में करते थे, जो चीज़ें नहीं आती थी वो दूसरों से हम लोग पढ़ लेते थे। हम लोग तो कभी कभी क्या करते थे कि आधा आधा सिलेबस बांट देते थे पहले, कि आधा तुम पढ़ो आधा तुम पढ़ो, और जब तुम आधा पढ़ लेना तो तुम हमको समझा देना, और जब मैं आधा पढ़ लूँगा तो मैं तुमको समझा दूंगा, दोनों का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आपको अपने से कमज़ोर लड़के से भी दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि उससे फ़ायदा यह है कि आपने जो पढ़ा है अगर आप किसी अगले को पढ़ा देंगे तो आपका वह बिल्कुल पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और दोनों का फ़ायदा होगा। तो दोनों के फ़ायदा के लिए दोनों को एक दूसरे से दोस्ती अच्छी बरकरार रखनी चाहिए। अब प्रो टिप नंबर 2 की बात करते हैं। प्रो टिप नंबर 2 उनके लिए है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए हैं लेकिन कुछ चीज़ें पढ़े हैं। तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो आप उसका ज़रूर जवाब देकर आएंगे जो आपने पढ़ा है, लेकिन ध्यान रहे आप जिस यूनिट की बात कर रही हो, जिस यूनिट का क्वेश्चन पूछा गया हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड वह क्वेश्चन पूछा गया हो, उसी यूनिट के आंसर का आप जवाब दें और उसी टॉपिक से अगल बगल का आप जवाब दें, उससे बिल्कुल डेविएट नहीं हो जाए, कुछ भी जवाब देकर नहीं आए। तो इसके लिए एटलीस्ट आपको हर एक यूनिट के आधे आधे सिलेबस तो ज़रूर पढ़ लेने चाहिए। कि मान लीजिए कुछ और क्वेश्चन पूछ दिया उस यूनिट से, तो आप कम से कम कुछ उस यूनिट के ही लगभग बगल का ही तो कुछ जवाब देकर ज़रूर आ पाए। तो आई होप कि मेरा मैसेज, मेरा ये इन्फॉर्मेशन, मेरा ये टिप्स जो है वो आपके पास ज़रूर पहुंचा होगा इस वीडियो के माध्यम से, और आप ज़रूर कुछ अच्छा अपने आने वाले एग्ज़ाम में करेंगे। यह केस तीनों के लिए आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, महीनों से पढ़ रहे हैं तो भी आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो भी उन सभी के लिए यह मैसेज है। तो मैं विश करूँगा आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं भी आपको इस प्रकार से हमेशा सपोर्ट करते रहता हूँ, वह चाहे टॉपिक रिलेटेड हो या मोटिवेशन के रिलेटेड हो। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कहीं उनका भी कुछ अच्छा हो जाएगा तो एक अच्छा थिंग मैसेज होगा, एक अच्छा चीज़ होगा। आप अच्छा किसी के लिए करेंगे तो आपके लिए भी कोई ना कोई अच्छा ज़रूर करेगा। तो अगर मन में फिर भी कोई डाउट रह जाए, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई थिंग हो, तो आप मुझसे मैसेज के द्वारा ज़रूर साझा करेंगे। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कुछ लोगों का कमेंट भी मुझे आया था, तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर से मिलेंगे और भी किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।